कभी खुशी कभी गम वाला माहौल है। कभी अच्छा भी लगेगा, कभी बुरा भी लग सकता है। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है भी कहीं ना कहीं टफ, अगर हम कंपेयर करें दूसरे ब्रांचेस में। क्या एक फीडबैक है, लाइक इंजीनियरिंग क्यों लिया? कोई अपना कोई मोटिवेशन शेयर करना चाहे, इन वन वर्ड यू कैन से, और या थोड़ा अगर कुछ कोई भी अपना एक फीलिंग शेयर करना चाहे, या कोई मूवी का नाम लेना चाहे जिससे इंस्पिरेशन आया हो, वो एक वर्ड में हो सकता है। मूवी वाला कोई नहीं है? अच्छा, तो मैं अपने बारे में भी बताऊंगा। तो पहले वही कुछ कॉमन इंटरेस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ, मुझे लगा शायद कुछ निकले, जैसे कि मूवी का एक मेरे को लगता है कॉमन इंटरेस्ट हो सकता है काफ़ी लोगों में। अच्छा, मार्वल मूवीज़ वाले फ़ैन कितने हैं यहाँ पे? ये तो मेजॉरिटी होगी। मार्वल मूवीज़, हाँ। आइदर मार्वल या डीसी, कोई भी हो, बट है, देखते हैं मैं। अच्छा, डीसी वाले हैं। डीसी वाले कौन है जो स्पेशली डीसी वाले हैं? फ्लैश मूवी का वेट कर रहे होंगे फिर। हाँ, नाइस। चलो, गुड। तो अच्छी बात है। वो ये सब मूवीज़ भले ही हम लोग बोल रहे हैं कि सुपर हीरो वाली है, लेकिन उसमें भी काफ़ी साइंटिफिक एस्पेक्ट है, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है, तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्पिरेशन वहाँ से ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं, राइट? तो तुम देख सकते हो, मेरा नाम तो दिख ही रहा होगा, एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। माय नेम इज़ अभिनव। पीछे वालों को विजिबल है बोर्ड ठीक से? थोड़ा बहुत लोग बाकी जैसे नेक्स्ट क्लास में आए तो प्रेफर करें आगे बैठे, स्पेशली जिनकी हाइट कम है तो वो थोड़ा और जल्दी आए और आके बैठे। कोई टॉलर बंदा आगे बैठ जाए तो फिर दिखता नहीं है, राइट? तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब अपना मैथ्स का, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, हम लोग मैथ्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज डिटर्मिनेंट्स। इसके बारे में देखा भी होगा, कुछ कुछ एप्लीकेशन यूज़ भी किया होगा 11th क्लास में कहीं कहीं। सबसे ज़्यादा जो तुमने यूज़ किया होगा वो तो एक मतलब जो टूल की बात करें तो एक तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन काफ़ी यूज़ किया होगा, बट इसका उतना एक्सपोजर हुआ नहीं, बट काफ़ी इसके भी अच्छे अच्छे यूजेस हैं। ठीक है, एक जैसे मेरे को रिस्पॉन्स आया कि वेक्टर में यूज़ होता है, जैसे कि क्रॉस प्रोडक्ट, कि हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो कौन से रो के अबाउट एक्सपैंड करते हो? फर्स्ट रो में आई जे के रखा जाता है और एक्सपैंड किया जाता है कि ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स सेकंड रो में जाएंगे, बी के थर्ड रो में जाएंगे, और फर्स्ट रो में तो आई जे के जाएगा। इतना सभी ने किया होगा। और कोई एप्लीकेशन कहीं पे भी? ज्योमेट्री में कहीं एप्लीकेशन? हाँ जी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में, करेक्ट। कि अगर हमको दो पॉइंट, हेलो, अगर हमको दो पॉइंट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 और x2 y2, तो उनसे पास करने वाली लाइन की इक्वेशन आप टू पॉइंट फॉर्म में तो लिखते हो, बट उसी एक्सप्रेशन को एक डिटर्मिनेंट में अरेंज किया जा सकता है। एक्स वाई वन, एक्स वन वाई वन वन, एक्स टू वाई टू वन। हाँ, एक्चुअली बिल्कुल सही। तो इसने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले में भी यूज होता है। अगर तीन तीन पॉइंट्स हैं, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, तो उससे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ उनके कोऑर्डिनेट्स। अब वो मैं नहीं बोलूंगा, वो अज्यूम कर लो। तो अभी जो हमने बोला स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, वो भी तो वहीं से आ रही है कि वो जो एक्स वाई जो मैंने फर्स्ट रो में रखा था वो क्या था? वो भी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, एक वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो एक लाइन पे एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू और एक वेरिएबल पॉइंट, मूविंग पॉइंट, उसके पाथ को हम कुछ टेक्निकल नाम देते हैं, लोकस। तो लोकस निकालने में एच के मानते हैं, या उसको हम लास्ट में एक्स वाई। तो तीन पॉइंट से ट्रायंगल बनने का जो एरिया का फॉर्मूला है वो डिटर्मिनेंट में ही है। अगर तीनों कोलिनियर है तो एरिया जीरो हो जाएगा, तो वही इसलिए हम वो डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो कर देते हैं। अब जिन लोगों ने नहीं देखा है, थोड़ा सा लग रहा होगा कि नहीं, विजुलाइज नहीं हो पा रहा है, बट आ जाएगा, ग्रेजुअली आ जाएगा। हम भी अपने एप्लीकेशंस देखेंगे। ज्योमेट्री में तो काफ़ी यूज़ है। एरिया तो एक चीज़ बोली थी, एक और होता है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस,
कि 3 लाइंस एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो फॉर्मूला यूज़ होता है, डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन यूज़ होता है, बट वहाँ पे कुछ, वैसे तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है, बड़ी सिंपल सी कंडीशन है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत हिडन मीनिंग है। अगर मैं लॉजिकली बात करूँ, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि 3 लाइनें एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो हम बोलते हैं एक डिटर्मिनेंट जो हम बनाते हैं वो 0 होगा। बट अगर वो डिटर्मिनेंट 0 है तो नेसेसरीली हम ये नहीं बोल सकते वो तीनों लाइंस कॉन्करेंट भी होंगी। हो सकता है वो तीनों लाइंस पैरेलल रही हो, तब भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, और उसके अलावा और भी कंडीशंस है जिसमें 0 हो सकता है। तो वाइस वर्सा इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। तो ये सब इतनी थिंकिंग वाली चीज़ें हैं वहाँ पे। फॉर्मूला तो है, बट क्योंकि हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो द बिगेस्ट एस्पेक्ट, द बिगेस्ट ब्यूटी ऑफ इंजीनियरिंग इज कि हम यहाँ पे थिंकिंग में बहुत फोकस रखते हैं कि लिखा हुआ एक कॉन्टेक्स्ट है, कोई भी एक पॉइंट लिखा हुआ है, कोई भी एक बात लिखी हुई है, लेकिन वो क्यों है, क्या है, कहाँ कहाँ उसका एप्लीकेशन है, हम वो देखते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील as compared to all other streams, and that is why this is what motivated me to do engineering, and I have done my BTech from IIT Kanpur, ठीक है, and मेरे को अभी टीचिंग में हो गए हैं ऑलमोस्ट 8 years। माई BTech was completed in 2014, तो आप 9 साल तो हो ही गए, काउंट कर ही सकते हैं सभी लोग। तो 8 years प्लस एक्सपीरियंस हो गया है, अलग अलग जगह पढ़ाया है। आई स्टार्टेड फ्रॉम कोटा, तो कोटा में भी मैंने देखा है अब तो कैसे एक्सपैंड हो गया है, टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी से भी हम जुड़े हुए हैं, और सेंटर्स भी आप देखो, आज जैसे आप देख रहे हो फिजिक्स वालों में बैठे हो, यहाँ पे एक सेंटर आया नोएडा में, राइट। पहले जब नहीं था तो कैसे सब लोग, इंडिया के सारे लोग कोटा में आते थे, पहले ऐसे इतने ब्रांचेस नहीं थे, तो सब लोग कोटा आते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कोटा में भी सारे अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, डिफरेंट काइंड्स। तो आज भी सब लोगों को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोग होंगे जो एग्जैक्टली नोएडा के नहीं होंगे, थोड़े आसपास के होंगे, यूपी के भी, या हाँ मोस्टली तो यूपी के होंगे, गाज़ियाबाद मुरादाबाद भी हो सकता है थोड़ा सा, अगर और दूर चले जाएं, और डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, हो सकता है कोई थोड़ा हिमाचल साइड से भी हो। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ, MP, फ्रॉम द सिटी ऑफ इंदौर। इंदौर का नाम सुना है? क्या सुना है इंदौर के बारे में? क्लीनेस्ट सिटी, ओके, थैंक यू। हाँ, मतलब ये है, एंड मैं पर्सनली भी मतलब क्लीनलीनेस का बहुत मतलब ख्याल रखता हूँ, साफ़ सफाई मेरे को बहुत पसंद है। प्लीज़ मेक इंश्योर कि सब लोग अपनी क्लास को भी वैसे ही डेकोरम मेंटेन करें। डिसिप्लिन तो सब बोलते हैं, बट मैं क्लीनलीनेस की बात कर रहा हूँ कि अगर स्नैक्स खा रहे हैं, चिप्स ख़त्म हो गया, तो फ़िलहाल के लिए पॉकेट में रख लें, अगर डस्टबिन नहीं मिल रहा है। ये नहीं कि खाली बेंच दिखा तो डाल दिया, ये ना हो। कोई करता होगा ना, ऐसे किया होगा कभी ना कभी तो। हाँ हाँ, बोल भी रहे हैं ठीक है, तो ये ना करें, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो चलो हम लोग डिटरमिनेंट्स पे वापस आते हैं। अब तुम लोगों को एक्सपेंशन तुमने देखा ही हुआ है, तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तुमको समझ में आ जाएगा। और इसमें डिटरमिनेंट में एक थोड़ा सा चैलेंज और है कि इसको मैट्रिक्स से कनेक्ट करके भी सीखते हैं, तो मैट्रिक्स वाला एस्पेक्ट अभी छोड़ रखा है। ठीक है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, डिटरमिनेंट्स चैप्टर हम पढ़ेंगे, और फिर मैट्रिक्स में वापस ये चीज़ें आएंगी। ठीक है, इतनी सी बातें क्लियर है। और आज की क्लास में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी करेंगे। टफ नहीं बोलूँगा, ऐसे भी बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, बट इंटरेस्टिंग है, उनके पीछे जो थॉट प्रोसेस है थोड़ा, और उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है तो वो गलत हो जाएगा तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसी को कुछ आ रहा है, हैंड रेस करके बोलें, मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले वही बेसिक, वही इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, क्या होता है डिटर्मिनेंट, एक सेकेंड ऑर्डर का मतलब 2 रो 2 कॉलम, थर्ड ऑर्डर का 3 रो 3 कॉलम, वो बेसिकली हम बात करेंगे। देन फिर और क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जिससे हम डिफाइन करते हैं एक्चुअली में, और एक्सपेंशन कैसे करते हैं उसका एक जनरल रूल भी देख लेंगे। फिर प्रॉपर्टीज़ मेन है, प्रॉपर्टीज़ पार्ट 1, आज के सेशन में हम जितनी प्रॉपर्टीज़ कर पाएँ। देन फिर कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, जैसे कि एक डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन,
कि अगर डिटर्मिनेंट्स में एक्स वेरिएबल है कुछ एलिमेंट्स में या सारे एलिमेंट्स में, तो उसका अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना चाहें तो ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है, वो पार्ट 2 में है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इस एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। ये सबको फैमिलियर है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 10th क्लास में इसको सॉल्व किया होगा। क्या क्या मेथड थे? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकली भी कर सकते हैं दोनों का स्ट्रेट लाइन बना के, और क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं एक बार यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट वाला एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूँ कि x के डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे पहले। अच्छा, एक चीज़ कर लेनी चाहिए ना, इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहिए। a1x प्लस b1y माइनस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y माइनस c2 इक्वल टू 0। अब हम x का लिखेंगे तो x को हटा के b1 माइनस c2, b1 इंटू माइनस c2 माइनस b2 इंटू माइनस c1। ठीक है, फिर y का टर्म लिखेंगे तो y में हम क्या लिखेंगे? a1 इंटू माइनस c2, राइट? ऐसा अभी मैंने y लिखा है सिर्फ, ये सही है? नीचे से स्टार्ट करते हैं ना, इसमें उल्टा करते हैं। भूल गए सब लोग? एक तो सही है, x में हमने क्या किया, ऊपर से नीचे गए, फिर माइनस नीचे से ऊपर। अब मैंने y लिखा है, y में हम लोग अब यहाँ नीचे से करेंगे कि नीचे से पहले ऊपर मल्टीप्लाई, फिर ऊपर से नीचे की तरफ। सो a2 इंटू माइनस c1 माइनस a1 इंटू माइनस c2, 1 अपॉन लास्ट में फिर कांस्टेंट छोड़ के a1 b2 माइनस a2 b1। ये तो नॉर्मली करते हैं ऊपर से नीचे, जैसे हमने x के लिए किया, ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। तो ये रेशियो लिखते हैं। फिर x निकालना है तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, जो आया वो x का वैल्यू, और y निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करके y का आंसर आ जाएगा, है ना? वो तो हो जाता है। वो मेरे को वैल्यू निकालनी नहीं है। करना क्या है, मेरे को बेसिकली अरेंजमेंट शो करना था कि इसी अरेंजमेंट को हम कैसे लिखेंगे। b1 अगर हम ध्यान देखें तो ये b1 माइनस c1 b2 माइनस c2, ये जो एक रो में लिखा हुआ है, दूसरे रो में लिखा हुआ है, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं b1 b2 और माइनस c1 माइनस c2। और इसी को आप लोग एक्सपैंड करते हो 2 क्रॉस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? वैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा उल्टा करना पड़ेगा, माइनस साइन का है। मैंने स्टार्टिंग में साइन कन्वेंशन चेंज किया था, अब अरेंज करने में दिक्कत आएगी। एक काम करते हैं, अगर मैं ऐसा कर लेता कि माइनस साइन ले लेता मैं, कि मैं माइनस वाई लगा लूँ, तो मैं यही कन्वेंशन फॉलो कर लेता हूँ जो हर जगह, कि ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर। तो a1 माइनस c2 माइनस a2 माइनस c1 चलेगा ना? ये सबको समझ में आ रहा है क्या किया है? बस एक माइनस का एडजस्टमेंट किया है। तो माइनस वाई और नीचे हमने इसको भी डिटर्मिनेंट लिख दिया। अब ये ऑर्डर फॉलो हो सकता है, a1 माइनस c1 और a2 माइनस c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, और ये आ रहा है ये वाले एलिमेंट्स को a1 a2 b1 b2। कनेक्ट कर पा रहे हैं ना? तो मैं कनेक्ट कर रहे हो, बस वही अभी इंपॉर्टेंट है। बाकी समझ सकते हो कि ये टूल जो है डिटर्मिनेंट डेवलप हुआ कैसे, कि अभी तो हम 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा अरेंजमेंट कर लिया। इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो है सीखना 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। अभी अगर मैं जेईई मेंस का क्वेश्चन उठा लूंगा, जनवरी का आप अटेम्प्ट ले लो, अभी भी हो रहा है, कल से स्टार्ट हुआ है, तो जनवरी में जो क्वेश्चंस आए, सब में क्या क्वेश्चन आए? इक्वेशन सॉल्व करने वाले। प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन थोड़े कम हो गए, पता नहीं क्यों, इनको भी मजा आता है। ज़्यादातर दे रहे हैं 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन और बता रहे हैं सॉल्यूशन बताओ। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन को तो तुम बचपन से सॉल्व कर ही रहे हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी ये डिटर्मिनेंट की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक मेथड है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड ग्राफ, कुछ भी लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब है। लेकिन 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन चैलेंजिंग हो जाता है, तो उसके लिए एक रूल है, उसके लिए एक मेथड हम सीखेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, जहां ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो वहां हम पहुंचेंगे। बट मोटिवेशन भी कहीं वहीं से आ रहा है कि
मतलब इसी को एक्सटेंड कर दो, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, तो वो 3 वेरिएबल में इक्वेशन हो गई 3 डायमेंशन में। तो ये तो 2 डायमेंशन में है, ये स्ट्रेट लाइन है ज्योमेट्रिकली। एनीबडी कैन से कि 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन 3 डायमेंशन में क्या रिप्रेजेंट करेगी? क्या चीज? एक्स वाई जेड प्लेन, हाँ, मतलब एक प्लेन करेगी। वो हो सकता है कैसे भी इंक्लाइंड हो, कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल हो, या इस बोर्ड के प्लेन वाई जेड प्लेन के पैरेलल हो, अलग अलग ओरिएंटेशन होगा, बट हाँ प्लेन की इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट हम देखें तो ये भी प्लेन की इक्वेशन ही है। हाँ, यहाँ पे z का कोएफिशिएंट 0 है, और हम इसको जब प्लॉट करते हैं तो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में करते हैं। अगर मैं z एक्सिस ले लूं तो एक्चुअली वो एक प्लेन ही है जिसको आप एज पे देख रहे हो, 2 डायमेंशन में देख रहे हो। तो ये भी उसका एक रिड्यूस्ड फॉर्म है। हम 2 डायमेंशन में काम कर रहे हैं, बट 3 डायमेंशन में इट इज एक्चुअली अ प्लेन। तो ये प्लेन की बातें भी हम करेंगे लास्ट में जाके, क्योंकि ये जो भी मेथड मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे ज्योमेट्री को मिक्स करके बड़ा ही बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बनता है। सो आई एम गोइंग टू कम टू दैट पॉइंट, दैट इज माई बिगेस्ट मोटिवेशन, दैट्स वाई आई लव दिस चैप्टर। ठीक है, तो आएंगे, ग्रेजुअली आएंगे, भटक तो नहीं गए सब, यही है ना? ठीक है, तो एक जस्ट बेसिक मोटिवेशन था। अब हम लोग फिर डिफाइन करते हैं आगे कि डिटर्मिनेंट है क्या। सो 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट लाइक ए बी सी डी डिनोट्स ए डी माइनस बी सी, मतलब ए को डी से मल्टीप्लाई किया माइनस बी को सी से किया। तो ये सबको याद है। तो ए बी सी डी आएगा, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ए डी माइनस बी सी। दिस इज 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसके बाद 3 क्रॉस 3। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है, राइट। अब यही वही मैंने कहा था कि मैट्रिक्स का एस्पेक्ट है जो मैं अवॉइड करना चाह रहा था, कि मैट्रिक्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत टाइप में के मैट्रिक्स होंगे, स्क्वायर भी होगा, रेक्टेंगुलर भी होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही लिया जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 लिखा है। ये 2 क्रॉस 2 ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ रोज। जब इतनी बातें हम मैट्रिक्स की कर ही रहे हैं तो फिर ये भी लिख लो कि 2 क्रॉस 2, तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2 है, पहला रो ए बी, दूसरा रो सी डी, और कॉलम्स भी 2 हैं, ए सी और बी डी। ठीक है, 2 क्रॉस 2 हो गया। 3 क्रॉस 3, तो 9 एलिमेंट्स हमें गिवन है। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ शायद नहीं बोली, ये नंबर्स कैसे भी हो सकते हैं, दे कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स। कोई कांस्टेंट नहीं है कि ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 हो। फ्रैक्शन भी हो सकता है 1/2 3/2, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, इमेजिनरी नंबर 2 प्लस आयोटा भी हो सकता है। तो हम जब कैलकुलेट कर रहे हैं मैथमेटिकली तो कोई कांस्टेंट नहीं है, इट कैन बी एनी नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स में सब आ जाता है, यूनिवर्सल सेट है, उसमें रियल एंड सो ऑन जो भी है, रैशनल इरैशनल सब आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम 3 क्रॉस 3 की बात करेंगे। अच्छा, रिगार्डिंग लिखने की बात, तो मेरे को मैं इसमें एक आइडिया सबको दूंगा। मैथ्स में अच्छी चीज़ क्या है, थ्योरी वाला पार्ट कम ही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चंस मोस्टली रहेंगे। हाँ, कहीं कहीं थोड़े से डेरिवेशन आएंगे कुछ फॉर्मूलेस के, तो वो हम देखेंगे। हम ये कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज, जैसे अभी मैंने डेफिनेशन लिखा है, पॉइंट नंबर 1 करके लिखा, 2 क्रॉस 2 करके शॉर्ट फॉर्म में अपने नोट्स लिख लो, और नीचे ये जो मैंने बनाया बना लो। एक एक वर्ड बाय वर्ड अभी लिखने की मेरे को नहीं लगता उतनी ज़रूरत है, आप अभी समझ लो, की पॉइंट्स बनो, और अगर ये सब लिखने का इंटरेस्ट है तो आई वुड से कि ये नोट्स आपके ऐप पे शो होने लगेंगे बाय द नेक्स्ट डे, तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो अगर कोई चीज़ें मिस हो जाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ेगा आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि वर्ड्स की इतनी कोई वैल्यू नहीं है। इसी के साथ एक छोटी सी और स्टोरी सुना देता हूँ। स्टोरी मतलब कि एक डिफरेंस बिटवीन एन आईआईटी एंड स्टेट कॉलेज। तो जैसे मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने एमपी के गवर्नमेंट कॉलेज से किया था बीटेक। तो हम लोग फर्स्ट ईयर में बात करते थे, तो उसके यहाँ जब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हुए तो ही टोल्ड मी कि वहाँ पे
उसको डेफिनेशंस भी याद करके जाने होती हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। मान लो पूछ लेंगे व्हाट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अब 2 डिग्री पॉलिनोमियल हैविंग रियल कोएफिशिएंट्स या ऐसा कुछ बना के लिखना पड़ेगा आपको वर्ड्स में। What is quadratic equation? First we define a quadratic polynomial wherever we have a polynomial having some coefficients may be real or complex. ax square plus bx plus c में abc रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है इन जनरल, और उसको जब हम इक्वल टू जीरो कर देते हैं तो इट हैज़ बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मतलब ये लिखना पड़ता है। अब मैंने अपने 4 इयर्स की जर्नी में कभी भी डेफिनेशंस मुझे लिखना नहीं पड़ा किसी भी कोर्स में, किसी भी सब्जेक्ट में। रीजनिंग क्वेश्चन आते थे कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके रूट्स क्या होंगे, या तो इवैल्यूएट करो या उसका रीजन दो। नोबडी इज आस्किंग अस टू टेल अस द मेमोराइज्ड डेफिनेशन ऑफ बुक्स। तो आई थिंक ये भी मेरे लिए, मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं बोला कि हैं, हमने 2 साल मिलके पढ़ाई की, हमने लॉजिकल थिंकिंग डेवलप की, और अब हमें बोला जा रहा है कि बुक की डेफिनेशन लिखो। तो अनफॉर्चुनेटली उसके साथ वो चैलेंज था, एंड भगवान की किस्मत से मेरे साथ नहीं था। तो दिस इज द डिफरेंस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यही सब चीज़ें हैं छोटी छोटी जो डिफरेंस बनाती है एक अच्छे कॉलेज को एक एवरेज कॉलेज से बेटर। सो वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, समझ जा रहे हो ठीक है। बाद में जब आप रिवाइज करोगे आपको खुद ही फील होगा, आप सोचोगे कि कुछ वर्ड्स मिसिंग है, कि ABCD इनके बारे में क्या बोला गया था क्लास में, क्या ये नंबर हो सकते हैं, क्या ये इरेशनल भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। जब आप सोचोगे तो अपने आप खुद ही रिवीजन के टाइम पे की नोट्स लिख सकते हो कि हाँ मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। सो रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन या एग्जाम के बाद रिवीजन, तो इट विल कीप ऑन गेटिंग एडेड। सो ज़्यादा मतलब इसका स्ट्रेस कभी ना लें कि यहाँ पे हम लोग लिख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट लिखें जिसको पढ़ के याद आए कि भाई हमने क्या पढ़ा है, दैट्स इट। मुझे लगता है यही इतना काफ़ी है। तो अब हम बात कर रहे थे 3x3। 3x3 एलिमेंट्स देख सकते हैं हमने, A1 A2 A3 फर्स्ट रो में लिया है, B1 B2 B3 सेकेंड रो में, C1 C2 C3 थर्ड रो में। और 3x3 बोल रहे हैं तो 3 रो तो मैंने बोल दिए और 3 कॉलम भी सबको दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो इट्स अ डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। अब इसका एक्सपेंशन तुम लोग को आता ही है, तो मैं एक बार कर देता हूँ। तो हम लोग फर्स्ट रो के अबाउट करेंगे, फर्स्ट रो के अबाउट, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स तो A1, और साथ में हम क्या लिखेंगे, जैसे A1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है उसको हाइड करके B2 B3 C2 C3, फिर -A2 टाइम्स, हाँ अगर A2 जाएगा तो B1 B3 C1 C3, तो B1 B3 और C1 C3 प्लस A3 टाइम्स, तो A3 के लिए बचेगा B1 B2 C1 C2, तो B1 B2 C1 C2। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया जिसको हम डेल्टा से नॉर्मली डिनोट करते हैं, ठीक है। ये एक्सपेंशन सब ऐसे ही करते हैं। तो हमारे सिलेबस में वही है 2x2 3x3, बस इसके ज़्यादा कोई बोलेगा नहीं हमें, 4x4 का एक्सपेंशन कोई करने को बोलेगा नहीं। हालांकि कैसे करना है उसके बारे में मैं बता दूंगा अभी, ये तो एग्जाम्पल था। इसके बाद प्रॉपर जो मैंने बताया ना कुछ टर्मिनोलॉजी हमें सीखनी पड़ेगी, उसके हेल्प से हम डिफाइन कर देंगे इन जनरल भी। अच्छा 1x1 डिटर्मिनेंट क्या होगा, जैसे मैंने दे दिया एलिमेंट 3 तो उसका डिटर्मिनेंट ये तो 3 ही होगा, सिंपल। 2x2 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x में ऐसे ऐसे एक्सपैंड करेंगे। आगे करने की जरूरत है या सब समझ में आ गया, आ गया ना, ठीक है। चलो तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी वी आर गोइंग टू डिस्कस इज माइनर्स। माइनर्स क्या होता है माइनर्स, तो ये डिटर्मिनेंट मैंने यहां पे डिफाइन कर रखा है। अब देखो मैंने यहां थोड़ा सा मैट्रिक्स का नोटेशन यूज किया है, जैसे देख सकते हैं A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नोटेशन हम लोग जैसे क्या लेंगे किसी एलिमेंट का Aij, तो I पहला वाला जो रिप्रेजेंट करेगा उसकी वो रो की पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा वाला नंबर जो है वो उसके कॉलम की पोजीशन। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर A12
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A13 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ठीक है, इससे कंफर्टेबल है लोग सब, क्योंकि देखो ये चीज में हम लोग डिटर्मिनेंट में अच्छे से आई मीन मैट्रिक्स में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अभी मैं सीधा डिटर्मिनेंट में जा रहा हूं, कंफर्टेबल है ना सभी लोग? पक्का? सच्ची? ठीक। सेकेंड रो A21, ये हो गया A21 तो 2 सेकेंड रो हो गया, 1 फिर फर्स्ट कॉलम हो गया। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 2 सेकेंड रो 3 थर्ड कॉलम, A31 थर्ड रो 1 मतलब फर्स्ट कॉलम, A32 3 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। मार्क करना पोजीशन आ गया। ठीक है, तो ये हमने पहले से यहाँ पे नोट किया है। अब माइनर्स होता क्या है, अब जरा समझे डेफिनेशन। If we leave the row and column passing through the element aij, then the second order determinant thus obtained is the minor of aij and is denoted by mij. तो क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मेरे को किसका माइनर निकालना है, A11 ले लेते हैं। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, M11 आएगा कैसे? तो अब बोला है कि हमें इसमें जैसे A11 है तो वो जिस रो और कॉलम में प्रेजेंट है उसको डिलीट कर दो, तो जो बचेगा उसका डिटर्मिनेंट वही हमारा माइनर कहलाएगा। तो A22 A23 A32 A33, बस इसी को माइनर कहते हैं, इसको माइनर कहते हैं। ये आप देख रहे हो कि फैमिलियर है, ये तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट हो गया। अरे हाँ, उसी का नाम माइनर है। ठीक है, और एक और निकाल लेते हैं, एक और निकाल लेते हैं M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, A32 का माइनर M32 होगा। कैसे आएगा, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम हाइड करके, तो बचेगा A11 A13 A21 A23। दिख रहा है, रेड कलर दिख रहा है पीछे, रेड कलर विजिबल है। ठीक है, तो माइनर क्लियर हो गया। तो ऐसे हम कितने माइनर निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट में? ठीक है, मैं एक और एग्जांपल दे दूंगा। तो ऐसे हम 9 निकाल सकते हैं, 9 एलिमेंट से हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम एक माइनर निकाल सकते हैं। तो M11 M12 M13 M31 M32 M33 एंड सो ऑन। तो एक और निकाल लेते हैं, कौन सा लें, ये ले लेते हैं 21 A21 के, तो इसके करस्पॉन्डिंग M21 आएगा माइनर। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया, हाँ, A12 A13 A32 A33। तो क्या किया हमने कि A21 था तो इसमें हमने ये सेकेंड रो हाइड किया और फर्स्ट कॉलम, तो जो बचे हुए एलिमेंट्स है उसका हमने डिटर्मिनेंट बना दिया। क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे हम सारे माइनर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये माइनर्स था। अब ऐसे ही एक और टर्म बताने जा रहा हूं, कोफैक्टर्स। सेम माइनर ही होता है, इसके साथ एक छोटी सी क्वांटिटी बढ़ जाती है हमारे यहां पे। Mij के साथ हम -1 की पावर i प्लस जे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 की पावर i प्लस जे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वो लॉजिक है जिससे तुम वो प्लस माइनस प्लस से एक्सपैंड करते हो। गेटिंग दिस? तो एक बार करके देख लेते हैं। तो हमारा जैसे मैट्रिक्स क्या था, आई मीन डिटर्मिनेंट, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब एक माइनर जैसे हमने निकाला था M11, तो इसकी जगह हमने लिखा था A22 A23 A32 A33। ये तो माइनर हो गया। अब कोफैक्टर निकालना है C11, तो आई जे की जगह 1 1 रख दिया, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 M11। तो ये -1 की पावर क्या बन गया, 2, इवन नंबर, तो +1 बन गया। तो ये तो M11 के इक्वल ही आ गया।
तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब जरा एक चीज ऑब्जर्व करें सभी लोग, फिर नोट कर लेना। मैंने C11 निकाला तो वो M11 के इक्वल आ गया, क्योंकि -1 की पावर i प्लस जे, दोनों 1 1 ऐड होके इवन नंबर बन गया। अब जब हम निकालेंगे C12 तो 1 2 का सम ऑड नंबर, तो ये माइनस टाइम्स M12 आएगा, तो इसके लिए माइनस आएगा और इसके लिए प्लस आ जाएगा। तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, या प्लस। जब एक्सपेंशन करते हैं तो यही करते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, वो यही रीजन है। तो ये सब डेफिनेशंस है, ये याद रखना है, माइनर्स को फैक्टर्स, ठीक है। और कोई एक और को फैक्टर निकालना चाहेंगे? कोई निकालना चाहता है, बता दे कोई। C13 या कोई C23, कोई और निकालना है, बताए फिर आगे बढ़ेंगे। A32 मतलब C32 निकालें तो कोफैक्टर C32 आ जाएगा। C32 विल बी -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32, तो ये तो माइनस साइन आ गया और M32 माइनर निकलेगा, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम गया, तो A11 A13 A21 A23, तो A11 A13 A21 A23। So this is cofactor C32। हाँ जी, प्रिंसिपल डायगोनल में, हाँ इसमें कोफैक्टर्स माइनर्स के इक्वल आ जाएगा, राइट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? उसने पूछा कि डायगोनल्स के केस में तो हमेशा ही कोफैक्टर माइनर के इक्वल आएगा, मतलब यहाँ पे तो प्लस साइन ही आएगा ना, 2 + 2 4, 3 + 3 6, अगर 4 × 4 होता तो A44, तो C44 भी क्या होता है, M44 के इक्वल, तो उसमें कभी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। मतलब उतना कोई उसका एप्लीकेशन नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन है बस, ठीक है। चलो, तो ये हो गया कोफैक्टर्स। अब एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे, माइनस और कोफैक्टर्स को यूज करके डिफाइन कर सकते हैं, विच इज द जनरलाइज डेफिनेशन। इसी को फिर हम आगे अपना यूज करेंगे हायर ऑर्डर्स के लिए भी। तो अभी 2 × 2 3 × 3, तो एक n × n के लिए भी जनरल आइडिया बना लेंगे फिर। तो क्या लिखा है डेफिनेशन, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स of any row with their corresponding cofactors। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स का उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट करके उनका सम निकालें। तो जैसा हम लोग करते हैं प्रेफर, वो एक बार यहां पे अप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो के अबाउट करते हैं ना, तो फर्स्ट रो के अबाउट ही इलस्ट्रेट कर लेंगे। अगर मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ले लिए A11 मल्टीप्लाइड विद इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C11, फिर A12 मल्टीप्लाइड विद इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एंड A13 मल्टीप्लाइड विद इट्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इन सब का, इन प्रोडक्ट का सम, यही हमारा डिटर्मिनेंट है। तो यही एक्सपेंशन में लिखा था स्टार्टिंग में, जो आपने याद रखा है कि जैसे क्रॉस प्रोडक्ट में भी क्या करते हो, आई कैप जे कैप के कैप होता है, तो आई कैप जे कैप के कैप, और ये कोफैक्टर्स वही तो हैं जो आप लोग हाइड करके वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो अब तक मेरे को नहीं लगता कुछ नई चीज की है, प्रोसेस सबको आता है, कुछ नए टर्मिनोलॉजी हमने डिफाइन की है, ठीक है ना। चलो, और भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ये तो मैंने फर्स्ट रो के अबाउट किया, कोई बोले कि मैं दिस वाज अबाउट फर्स्ट रो, कोई और एक्सपेंशन बोले, अबाउट एनी कॉलम करके देख लेते हैं एक। अब हाँ, वो भी डेल्टा ही रहेगा, तो अबाउट सेकेंड कॉलम कर लेते हैं। सेकेंड कॉलम ये रहा, तो अगर मैं A12 को C12 से मल्टीप्लाई करूं, A22 को कोफैक्टर C22 से, और A32 को
C32 से ये जो निकाला ये भी तो यही डिटर्मिनेंट है, ये भी डेल्टा ही है, ये भी यही डिटर्मिनेंट है. So expansion about any row, any column, so that expansion is nothing but product of that element with its respective cofactor and their sum is the determinant. ठीक है. तो अब एक 3x3 तो सबको समझ में आ गया, 2x2 भी आ गया, 4x4 बना के देखते हैं भाई, कोई कल को पूछ ले, सिलेबस में ऐसे आता नहीं है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट हाँ हमसे कोई पूछ तो सकता है कि एक्सपेंशन करते कैसे हैं, तो एक वो करके देख लेते हैं. सो डेल्टा 1 नाम दे देते हैं, A11, A12, A13, A14. फर्स्ट रो बनाया है मैंने. कॉलम कितने हैं इसमें? 4 आने वाले हैं, ये तो दिख ही रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम. सो A21, A22, A23, A24, A31, A32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. अब कोई पूछेगा इसका एक्सपेंशन, तो A11 मल्टीप्लाइड विथ C11, मतलब मैं फर्स्ट रो के अबाउट ही कर रहा हूँ. A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13 प्लस A14 इंटू C14. अच्छा, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि भाई किस कहाँ तक जाएगी कैलकुलेशन, थोड़ा सा एक स्वाद तो चख ही लेना चाहिए ना, भले ही क्वेश्चंस नहीं आ रहे. जो प्रॉब्लम फेस करनी है यही कर ले, हम एग्जाम में थोड़ी करेंगे. एग्जाम में ख्याल आ रहा है, पता चला हम अच्छा खासा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2x2 का, एक फीलिंग में है कि हाँ आंसर आ रहा है, बट एकदम से थॉट आया, अरे मैंने 4x4 का तो ट्राई नहीं किया था कभी. होता है कभी कभार, आप बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो, एग्जाम दे रहे हो, बट मन में ख्याल आया क्यों ना मैं एक रफ पेपर निकालूं, मतलब सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, एग्जाम गया भाड़ में, रफ पेपर निकालो निकालो जरा 4x4 करते कैसे हैं, एकदम से क्यूरियोसिटी आई, आज ही मैं कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करूं. जितने एक्सपेरिमेंट करने हैं क्लास में कर लो, घर पे होमवर्क में कर लो, सेल्फ स्टडी में कर लो, इसी को तो प्रिपरेशन बोलते हैं. ठीक है. हाँ, तो कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो C11 हो जाएगा -1 की पावर 1 + 1, ये तो इवन नंबर है, 1 + 1 तो प्लस साइन आएगा, सीधा लिख सकते हैं A11 इंटू M11, इसको लिखेंगे A12 इंटू M12, और -1 की पावर 1 + 2 ऑड नंबर, माइनस साइन, यहां पे तो प्लस ही आएगा, ऑल्टरनेट चलेगा, और यहां पे लास्ट में माइनस आएगा. ठीक है, यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा. अब माइनर निकालना है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया, तो अब बचा एक 3x3 का डिटर्मिनेंट. तो मैं इसी को लिख के यहां पे छोड़ देता हूं, A24, A32, A33, A34, A42, 43 and 44 and so on. तो ऐसे एक लिखा है, ऐसे हम 4 लिखेंगे और इसको फिर फर्दर एक्सपैंड करना पड़ेगा. तो ये एक जनरल आइडिया हो गया, बट लकीली इस पे हम नहीं जाते हैं, हमारा सिलेबस 3x3 तक ही रिस्ट्रिक्टेड है, जो आपने ऑलरेडी 11th क्लास में यूज़ किया हुआ है. ठीक है, डेफिनेशन तो अब समझ में आ गई होगी और याद भी रह जाएगी थोड़ी बहुत. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. चलो, एक सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. by expanding along its second row. Second row, क्या about expansion?
ओके, चलो मैं भी निकाल लेता हूँ इसमें। हाँ जी, 19, 21, 22। ठीक है, एक बार देख लें सब लोग। मैं थोड़ा और बेसिक तरीके से निकाल रहा हूँ, ठीक है। एलिमेंट्स लिख लिया हमने सेकंड रो के, -1, 8 और 1, -1, 8 एंड 1। साथ में हम लोग कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला लगा रहे हैं सीधा, माइनर इंटू -1 की पावर i+j। तो ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2+1 पावर हो गई, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 2+2, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 2+3। अब माइनस, तो -1 के लिए क्या आएगा, -2, 1, -1, 2। 8 के लिए तो हाइड करेंगे तो 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2। और लास्ट में इसके लिए तो 2, -2, 1, -1, 2, -2, 1, -1। ओके, क्या आया, 3। ओके, चलो अब मैं भी निकाल ही रहा हूँ। तो ये तो हमारा प्लस हो जाएगा, -1 इंटू -1 इंटू इसका एक्सपेंशन -4 + 1। फिर यहाँ पे 8 इंटू 4 -1, और यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 + 2, -2 + 2, -3, 4 -1, 3, 8 3 are 24, 21। यस, फर्स्ट आंसर शायद यही आया था मेरे पास। ठीक है, बाकी लोग देख लें कैलकुलेशन, कहीं मिस्टेक किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप लिखा, बट इन जनरल हम क्या याद रख सकते हैं, एक साइन कन्वेंशन याद रख सकते हैं। फर्स्ट रो का तो सब लोग एक्सपेंशन करते ही हैं, तो फर्स्ट रो में आप क्या साइन यूज़ करते हो, प्लस माइनस प्लस, तो ये याद रख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस। फिर आगे ऑल्टरनेट है, जैसे अभी यहाँ देखोगे तो क्या क्या आया, एक ये वाला टर्म अगर हम ध्यान दें तो ये माइनस आया, फिर प्लस, और फिर माइनस। तो ये माइनस प्लस माइनस, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। और फिर आगे भी तो ऑल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस। तो क्या है कि मतलब को फैक्टर के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, सिर्फ माइनर निकालो और साइन को इस तरीके से अरेंज कर दो। तो बस एलिमेंट्स का और माइनर्स का ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन के लिए ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, क्या चीज़, ये वाला, अच्छा ये कैसे कैलकुलेट किया, -4, ये वाला पूछ रहा हूँ ना। अच्छा ये कैसे आया, ये ऐसे किया कि हम कौन सा कोफैक्टर निकाल रहे हैं, इस एलिमेंट का, -1 का। रुक जाओ, उसमें भी बड़ा एक अच्छा पेन है। कौन सा एलिमेंट है, ये वाला है, -1 का। तो -1 का कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, -2, 1, -1, 2। ये चार एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे लिख दिया, राइट। वही माइनर कैसे निकालते हैं, फिर से एक बार बताइए, लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, उस एलिमेंट में कौन सी पोजीशन में है, वो कौन से रो में बैठा है, बताओ। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, सेकंड। और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट। तो जो जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हटा दो, क्या बचा, जो एलिमेंट्स बचे उसी का तो हमने माइनर बनाया है, सिंपल। ठीक है, तो एक्सपेंशन सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी, तो उनका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स।
तो सीधा ये कॉपी कर लो, मतलब ए मैट्रिक्स लिखो। क्वेश्चन लिखने में इतना भी टाइम लगाना नहीं चाहिए। ओके, वेरी फास्ट। कौन से कॉलम या रो के अबाउट एक्सपैंड किया? क्या हमने इक्वेट कर दिया? मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी नहीं गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी गिवन है। सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट नहीं करेंगे। अच्छा, स्कूल में मैट्रिक्स हो गया है क्या? कितने लोगों का हो गया मैट्रिक्स? अच्छा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट कितने लोगों का हो गया स्कूल में? दोनों हो गए हैं। और हमें अभी क्लैरिटी की जरूरत है। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट में एलिमेंट्स इक्वेट नहीं करेंगे। बाकी समझ में आ रहा है क्या मिस्टेक किया है? इस इज अ काइंड ऑफ सिली मिस्टेक, ये नहीं करना है। तो एक्सपैंड करना पड़ेगा। क्वेश्चन वोश्चन लिखने की जगह देखो मेरे स्टेप्स देख लो, इतना भी स्टार्ट कर सकते हो कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला है अभी, और यहाँ देखो बॉक्स बना हुआ है, तो हमने सीधा डिटर्मिनेंट लिखा और सीधा यहाँ से करो। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिखो कि आपको समझ में आ जाए। ट्राई करो ऐसा। x इक्वल टू 1। अच्छा, सबसे पहले इसमें एक्सपेंशन कर, किस कौन से रो या कॉलम के अबाउट कर रहा है? लास्ट कॉलम या फिर लास्ट रो, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट जीरो हैं। हाँ जी, हाँ किसी भी। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि चलो थर्ड रो ले लेते हैं, तो इसमें 1 एक ही एलिमेंट आएगा, 1 का करस्पॉन्डिंगली। और ये साइन कौन सा है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ही आएगा। तो +1 और इसका कोफैक्टर सॉरी माइनर, इसको हाइड करेंगे तो x माइनस 1 इंटू 0 माइनस, ये मल्टीप्लाई करने से 0 हो गया, माइनस ये आएगा x प्लस 2। ठीक है, और बाकी एलिमेंट तो 0 है, इसलिए तो हम एक्सपैंड करते हैं। ये समझ रहे हैं ना? आगे की प्रॉपर्टी इसी पे बेस रहेगी कि हमको तो उसी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपैंड करना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो। अगर एक 0 हो तो अच्छी बात है, 2 0 है तो फिर बात ही खत्म। एक ही एलिमेंट को तो मल्टीप्लाई करना है माइनर से, तो अच्छी बात है ना? सब समझ पा रहे हैं? कुछ लोग मुझे लग रहा है शायद नहीं सुने हैं, फिर से बोल देता हूं कि भाई चॉइस हमारे पास है कि कहां एक्सपैंड करना है। किसी भी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हो, बट हम चाहेंगे इजी कैलकुलेशन, तो हमने चुना थर्ड रो। उसी प्रकार अगर बी का हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो यहां पे भी हम थर्ड रो ले लेते हैं। तो एलिमेंट 1 का अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा -1 इंटू 0 -3 इंटू 1, तो ये आ गया -3। और हमें बोला है कि ये और ये इक्वल है, ये कितना आया था, माइनस ऑफ x प्लस 2, x1 आ रहा है। सो माइनस ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कट गया, तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं फिर। ये आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। सिंपल क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। एक्सपेंशन करना है, करते हैं फिर। रो 1 मैंने ले लिया, रो 1 के अबाउट एक्सपैंड कर रहे हैं, तो x टाइम्स, एक तो प्लस x ले लिया, माइनस का साइन थीटा ले लिया, और प्लस का कॉस थीटा। सभी लोग देख लें, जो लोग मतलब नहीं पढ़े हैं स्पेशली, कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब स्टार्टिंग में रूल मैंने डेफिनेशन बता दिया, एक्सपेंशन कैसे है वो भी बता दिया। अब और थोड़ा शॉर्ट करते जा रहे हैं, बार बार स्टेप्स थोड़ी लिखेंगे। ठीक है, तो x फर्स्ट रो के अबाउट कर रहे हैं, तो प्लस माइनस प्लस, जो मैंने कहा था याद रख लो, एलिमेंट्स लिख लिया, x साइन थीटा कॉस थीटा, करस्पॉन्डिंग जो इसका क्या होगा माइनर, वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x का माइनर हो जाएगा -x² -1, -x² -1। ठीक है, साइन थीटा का निकालेंगे, तो साइन थीटा का ये हटाएंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू एक्स, तो x साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1। समझ रहे हैं? अरे बोलो हाँ कि नहीं।
माइनस साइन थीटा इंटू एक्स कॉस थीटा इंटू वन, उसी को अपन डायरेक्टली लिख रहे हैं। सही, माइनस छोड़ा है मैंने शायद। माइनस माइनस साइन थीटा इंटू एक्स माइनस वन इंटू कॉस थीटा। हाँ जी, अच्छा फाइनल इक्वेशन बता रहा, ठीक है। और कॉस थीटा का टर्म माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और ये जब करेंगे तो माइनस और एक और माइनस है तो प्लस, प्लस एक्स कॉस थीटा, ठीक है। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो ये टर्म पूरा कट गया। अब कम हम किसको कंबाइन करेंगे? हाँ जी, ये और ये कंबाइन होगा, वन बनेगा, राइट। तो x टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस एक्स, यहाँ पे है माइनस एक्स क्यों यहाँ। हाँ, तो ये क्या बन गया, वन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो गया, और x बचेगा, माइनस एक्स से कटेगा, माइनस एक्स क्यूब विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। नहीं दिखा? समझ गए? एनसीईआरटी प्रॉब्लम है तो जिन्होंने, बाकी लोगों ने तो सॉल्व ही कर रही रखा होगा, है ना, और जिन्होंने नहीं भी किया समझ गए होंगे, सिंपल प्रॉब्लम था, एक्सपेंशन था। ठीक है, पक्का समझ में आया? तो फिर एक और प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। तो इवैल्यूएट कुछ नहीं करना है, प्रूव दैट ही करना है, लेकिन इतना इजी नहीं है, आगे आपकी और भी नॉलेज चेक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वन फॉर एक्स बिलोंगिंग टू द इंटरवल 0 to पाई। तो मैं 5 मिनट्स दे रहा हूं सबको, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। कोसेक जीरो क्या होता है? 1/sin0 होता है, और साइन जीरो जीरो, तो कोसेक जीरो क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। अच्छा, यहाँ ओपन इंटरवल है, एग्जैक्ट जीरो तो डोमेन में है ही नहीं, ओपन इंटरवल जीरो है, तो एग्जैक्ट जीरो रखना भी नहीं है।
क्लास 11th में लिमिट्स पढ़ा था, थोड़ा सा लिमिट्स। तो तुम ये पूछ सकते हो कि कोसेक ऑलमोस्ट जीरो कितना होता है। अच्छा, और इसमें भी दो क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट जीरो मतलब जीरो प्लस या जीरो माइनस। अगर कोसेक जीरो प्लस पूछ रहे हो तो आंसर प्लस प्लस इन्फिनिटी है, कोसेक जीरो माइनस पूछ रहे हो तो आंसर माइनस इन्फिनिटी है। क्योंकि ओरिजिन के अबाउट ग्राफ दो तरफ जाता है, एक कोसेक एक्स का ग्राफ ऊपर इन्फिनिटी और ओरिजिन की लाइट से ग्राफ माइनस इन्फिनिटी जाता है, दो अलग अलग एक्सट्रीम्स हैं, और जीरो पे तो डिफाइंड ही नहीं है। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज लगेगी यहाँ पे, कोसेक एक्स का रेंज पता होना चाहिए, तभी जस्टिफाई कर पाएंगे इसको। कितने लोगों का हो गया? क्यूबिक बनी होगी, फैक्टराइज हो रही है, हो जाएगी यार, बहुत सिंपल होगी। ऑब्जर्वेशन देखो, कोसेक एक्स को 1 रखने से शायद सेटिस्फाई हो जाएगा। वो क्यूबिक एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक में फैक्टराइज होनी चाहिए। एक लीनियर फैक्टर ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा होगा, हाँ तो फिर फैक्टराइज हो जाएगा। और 1 मिनट दे रखा है। नहीं हो रहा, ओके करते हैं, चलो ठीक है। तो एक्सपेंशन तो मैं कर देता हूं यहाँ पे, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंशन, कोसेक एक्स मल्टीप्लाइड बाय 4 कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 1 इंटू 2 कोसेक एक्स माइनस 0, और लास्ट में एक 0 है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन 1 तो प्रूव करना है, सॉल्व नहीं करना है, इसको हम बोलते हैं कि ये एफ एक्स है, हमें प्रूव करना है कि एफ एक्स का रेंज 1 से इन्फिनिटी है, ये करना है बेसिकली। सो 4 कोसेक क्यूब एक्स माइनस कोसेक एक्स माइनस 2 कोसेक एक्स। एक सेकेंड, सब ठीक लिखा है हमने? ठीक है, एक सेकेंड, माइनस 3 कोसेक एक्स, एक सेकेंड, कोसेक एक्स 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हमने ठीक लिखा है कुछ, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, ठीक है। तो हम कोसेक एक्स इस रेंज में काम करते हैं, ठीक है, हमने ऐसे बनाया। अब 0 से पाई में कोसेक एक्स का ग्राफ या उसका रेंज, 0 से पाई अगर इंटरवल है, x 0 से पाई में लाई कर रहा है, तो कोसेक एक्स का इंटरवल क्या होगा, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। मैं पर्सनली ग्राफ प्रेफर करता हूं, मुझे दिख जाता है, ऐसे तो कुछ रटी हुई चीजें रहती नहीं, ठीक है। वो कंप्लीट रेंज है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और माइनस ऑफ 1 पे क्लोज ब्रैकेट्स, ये कंप्लीट रेंज है, बट डोमेन का ध्यान रखते हुए 0 से पाए तो कंप्लीट वो नहीं आएगा। एक मिनट ड्रॉ कर लेते हैं, सभी लोग को समझ में आएगा अगर ग्राफ याद है। 0 से पाई बाय 2 और यहाँ पाई, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। तो मिनिमम वैल्यू इसकी 1 है, मैक्सिमम इन्फिनिटी है, और ग्राफ है ही नहीं। और ग्राफ जो बनते हैं उनके लिए डोमेन वहां जाए तो सही, हम तो 0 से पाई के बीच में ही हैं। तो मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो सिंस एक्स इज बिलोंगिंग टू 0 टू पाई, तो ऑन द वाई एक्सिस पे दिख रहा है कि कोसेक एक्स 1 से इन्फिनिटी जा रहा है। तो इस क्यूबिक का रेंज क्या है? अभी तो हमें कोसेक एक्स मिला है, ये क्वेश्चन उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है अभी। चलो नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ। एक चीज़ और करते हैं, तो लेट एक सेकेंड कोसेक एक्स को मैं मान लेता हूँ टी, ठीक है। तो ये क्या है, 4t क्यूब माइनस 3t, 4t क्यूब माइनस 3t, एक सेकेंड, 4t क्यूब माइनस 3t, और t कोसेक एक्स का रेंज क्या आया था,
1 से इंफिनिटी। तो इस डोमेन के लिए इस नए फंक्शन का रेंज निकालना है। अब जी का रेंज, जी फंक्शन का रेंज पता है। सिंपल तो वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि है कि अगर हमने 1 रखा तो 4 माइनस 3 1 हो गया। उसके बाद जो वैल्यू रखेंगे तो धीरे धीरे ये 1 से बढ़ा ही आएगा पक्का। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि 1 के बाद ये कुछ मिनिमम वैल्यू कम हो जाए और फिर बढ़े? क्यूबिक का ग्राफ कैसे होता है, कुछ होता है ना जिगजैग। फिर तो मिनिमम वैल्यू पक्का 1 है। किसकी वजह से होता है? माइनस की, कौन सा माइनस? दैट्स गुड ऑप्शन। डिफरेंशिएट करके हम लोग मैक्सिमम मिनिमा निकाल सकते हैं। पर वो कितने लोगों को याद है? याद है, अच्छी बात है। चलो तो तुम लोग उससे भी कर सकते हो, बट फिलहाल ये उससे भी सिंपल क्वेश्चन है, हमें डिफरेंशिएट की भी जरूरत नहीं है। इसके तीनों रूट्स दिख रहे हैं मुझे। तीनों रूट्स जब दिख, पहला स्टेप क्या होता है पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाने का? सबसे पहला स्टेप, अगर रूट्स मिल रहे हैं तो बना लो, अगर रूट्स मिल रहे हैं तो उसको प्लॉट कर लो। और उसके बाद अगर मान लो रूट्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर हम उसका देखते हैं कि ग्राफ अपना कहाँ स्लोप चेंज कर रहा है। तो जहां स्लोप चेंज कर रहा है, स्लोप 0 हो रहा है, तो वो पॉइंट्स हम लोग डिफरेंशिएशन से निकालते हैं। उसकी जरूरत ही नहीं है। फैक्टर्स क्या है इसके? टी कॉमन, 4t² - 3, और इसका 2t + √3, 2t - √3। ये होगा कि नहीं होगा? ये समझ में आया किसी को? सबको आया? ये आया? नहीं आया तो मन में विजुलाइज करो। 4t का स्क्वायर मतलब 2t का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एंटिटी है, x + x - y, ठीक है ना? तो रूट्स मिल गए। और मैं एक काम और करता हूँ, मेरे को तो कोएफिशिएंट t का 1 ही पसंद है। t का कोएफिशिएंट 1 ही अच्छा लगता है। तो ये 2 और ये 2 दोनों कॉमन ले लेते हैं। तो ये दोनों 2 कॉमन आएगा। t + √3/2, t - √3/2। और खूबसूरती के साथ लिखना है तो ये तो 4 रहने दे, इस t को लिख लेते हैं t - 0 लिख सकते हैं। x - अल्फा तो इज अ फैक्टर, x = अल्फा इज अ रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। फैक्टर थ्योरम था बचपन में, उस फॉर्म में लिखा है इसको मैंने। और इसको भी चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, t - √3/2। ये क्यों कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ओके। मैं अगर पूछूंगा कि g ऑफ t 0 कब हो रहा है, तो इसको इक्वल टू 0 करोगे तो t की क्या क्या वैल्यूज मिलेगी? एक तो t = 0 मिलेगा, वो लिखा है। एक t + √3/2 को जब इक्वल टू 0 करोगे तो क्या मिलेगा? -√3/2, वो लिखा है। तो रूट्स के फॉर्म में मैंने लिखा है, ठीक है? तो वो 0 बार बार इक्वेट करके भी लोग कर सकते हैं, पर मेरे को, मैंने ऐसे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है? अब ग्राफ बनाना है तो अपना ये t एक्सिस है, इस बार फिलहाल x की जगह t है, और यहाँ 1 से स्टार्ट होगा वैसे कहानी। पहले पूरा ग्राफ बना लेते हैं, फिर देखते हैं t1 पे हो क्या रहा है। तो मुझे पता है ये ग्राफ कट कहाँ कहाँ करेगा, 0 -√3/2 और √3/2, राइट? उस पॉइंट्स को मार्क भी कर लेते हैं। -√3/2, एक सेकेंड, हाँ जी, -√3/2 + √3/2 एंड 0। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बताओ हाँ या नहीं? बनेगा ऐसा, ठीक है? अब ग्राफ तो बन गया, और ये जो मिनिमम वैल्यू है ये कौन से पॉइंट पे आ रही है? किसने बोला? ये जो मिनिमम वैल्यू है ये कहाँ चेंज हो रहा है? ये तो शायद डिफरेंशिएशन से ही पता चलेगा। बेस्ट है डिफरेंशिएशन, हिट एंड ट्रायल यहाँ ना करें। स्लोप 0 हो जा रहा है, ठीक है? तो ये चेक कर लेते हैं, वेयर इज g' t = 0। वो पॉइंट मैं निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो इसका डिफरेंशिएशन इसका करते हैं डायरेक्टली, सभी लोग देखें, इसको कर रहा हूं मैं, इस एक्सप्रेशन को नहीं। 12t² - 3,
3 कॉमन आएगा, 4t² - 1 ये बचेगा 3 कॉमन आने के बाद, और t² इज इक्वल टू 1/4 या फिर t इज इक्वल टू ±1/2 आएगा। 1/2 पे स्लोप 0 हो रहा है, तो ये पॉइंट क्या है, 1/2 है, और ये दूसरा -1/2 होगा। तो अब मेरा ख्याल से हमारे को अब क्लैरिटी मिल गई है। हमको चाहिए था 1, तो 1 तो 1/2 के बाद आता है, तो 1 पे जो भी मिनिमम वैल्यू है वहां से लेके और उसके बाद वाला ही हम पोर्शन कंसिडर करेंगे। मतलब ये जो टर्निंग पॉइंट है ये डोमेन में है ही नहीं। हमारा डोमेन क्या था, 1 से इन्फिनिटी था, तो उससे पहले क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? 1 से t की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी है, उस इंटरवल में फंक्शन पूरा का पूरा इंक्रीजिंग है। प्रॉब्लम तब होती जब मतलब ये पॉइंट डोमेन मान लो 1 से इन्फिनिटी नहीं होता, 0 से इन्फिनिटी होता, तो 0 पे जो वैल्यू आ रही है वो तुम्हारी मिनिमम वैल्यू नहीं होती। मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 और √3/2 के बीच में कहीं अपनी मिनिमम वैल्यू है, मतलब वो इफेक्ट होता। बात समझ रहे हैं कि हमने स्लोप पॉइंट निकाल लिया। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ सभी लोगों को अगर कंफ्यूजन हो गया है। ये पॉइंट तो समझ में आ गया कि 1/2 कैसे आया, और हमारा डोमेन क्या था क्वेश्चन में, 1 से इन्फिनिटी, तो 1 तो 1/2 के बाद ही आएगा। इनफैक्ट मैंने शायद गलत मार्क किया है, √3/2 के भी तो बाद ही आएगा। √3/2 कितना होता है, 1.73 का हाफ, 0.85, उसके भी बाद ही आएगा। ये एक्चुअली जरूरत ही नहीं थी। देखो मैं, ये किसी ने बोला नहीं वैसे ये चीज, क्या मुझे ये जरूरत थी? लिखोगे मैं मिटा दूं? एक्चुअली इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। तुम ध्यान दो तो उसकी जरूरत नहीं थी। अरे √3/2 पता चल गया रूट है, और 1 तो उससे भी बड़ा होता है। कोई तो बोल ही नहीं रहा है। इतना टफ हो गया क्या? और मेथड मेरे हिसाब से तो यही सिंपलेस्ट है, और ये आपको एक फ्लेवर मिल रहा है कि क्लास 12th में आप करने क्या वाले हो। जो फंक्शन चैप्टर आएगा, डोमेन, रेंज, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, किससे? हाँ हो सकता है। इनइक्वालिटी मतलब फिर मेरे को थोड़ा सा अलग कंसिडर करना होता। उसमें देखो फर्क ये है, मैंने फिर एक काम करना था, ये 1 भी इधर ले लेना चाहिए था, वो पूरा वो एक इनइक्वालिटी बनती, वो फैक्टराइज हो जाती। अभी यहाँ एक 1 की कमी है, वो मुझे बाद में रियलाइज हुआ, माय मिस्टेक। तो मेरे को सही लगा, मैं आगे चला गया। अब ये होमवर्क रहेगा। हाँ जी, हाँ मैं फिर से बता देता हूँ। ये थोड़ा सा टफ जरूर लग रहा होगा, बट देखो काफ़ी कुछ बेसिक है। ट्रिग्नोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर लिया, और तुम लोग जो 12th में करने वाले हो उसका एक फ्लेवर मिल रहा है यहाँ पे। ये बहुत करेंगे, अभी टफ लग रहा है, डाइजेस्ट कर जाओ। अभी आगे और ऐसे हमें इतने फंक्शन मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। एक क्यूबिक थी, बट क्यूबिक के अंदर ट्रिग्नोमेट्री था, तो आगे जाके तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हो सकता है कोसेक एक्स भी ना रहे, कोसेक ऑफ लॉग एक्स, कोसेक ऑफ लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। फिर तो इतना समझ लो, इतने क्यूबिक ही है, उसमें कोसेक क्यूब आ गया था जिसको हमने हटा दिया टी मान के। सो इट्स नॉट दैट टफ। यस, क्या चीज, कौन सा केस? ये अच्छा 1 to इन्फिनिटी, ये अच्छा ठीक है। सभी के लिए एक बार मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर देता हूँ क्या है, और लास्ट में जो पोर्शन हमने छोड़ा है, अभी फाइनल आंसर लिखना बाकी है, बस एक स्टेप रह गया है, वो मैं लास्ट में बता दूंगा। एक बार स्टार्टिंग से दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ किया क्या। ठीक है, हमारे पास था ये एक्सप्रेशन, भूल जाओगे ये इनइक्वालिटी है। क्वेश्चन ये आ गया कि तुमको इस फंक्शन का रेंज निकालना है। अब तक तुमने डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज किया जो सबको आता है, सबको एक्सपैंड करना आता है। अब भूल जाओ डिटर्मिनेंट है, क्वेश्चन बोल रहा है इस फंक्शन का रेंज निकालो, और डोमेन गिवन है 0 से पाए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट को थोड़ी देर होल्ड पे रख के अब हम लोग चले गए फंक्शन चैप्टर में। तो ये बेसिक ही है अभी भी, लाइक
11th में अगर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे तो तुमको इजी लगता। अभी अभी कितने लोग हैं जिन्होंने थोड़ा जेई की प्रिपरेशन की है लास्ट ईयर 11th में? एक, ओके। बाकी कोई ट्यूशन्स नहीं लिया है, कोई कोचिंग नहीं लिया है? ठीक है, लिया है, अच्छा एक दो लोग हैं, बाकी तो ठीक है। सब लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने इसलिए बोला कि भाई देखो अभी एक दो लोग हैं जो मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी तकलीफ हो रही है तो प्लीज़ अप्रोच करें। अभी क्लास में पूछ लो, क्लास में जो लोग नहीं पूछ पाए, क्लास के बाद आपको पता है डाउट काउंटर्स भी हैं यहाँ पे, डाउट सेल्स में भी आपको फैकल्टीज़ मिलेंगे। मैं कभी फ्री होऊंगा, मेरी क्लास नहीं है, मैं भी मिल जाऊंगा। मैं अगर सपोज़ कोई दूसरी क्लास में हूँ तो आपको और भी मैथ्स के टीचर मिल जाएंगे। सो आप कर सकते हो इस चीज़ को यूज़ कि जैसे आपकी क्लास मान लो इवनिंग में है 4 to 7:45, राइट? तो अगर उससे पहले आ जाओ, 3 साढ़े 3 बजे आ जाओ, तो आप आके पूछ सकते हो डाउट्स कि भाई लास्ट क्लास में ये नहीं समझ में आया था, मैं मिल गया तो मेरे से, नहीं तो मैं नहीं मिला तो किसी और से ही पूछ सकते हो कि ये क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। तो हेजिटेट नहीं करना है। जितना देर लगा दोगे ना बोलने में और खुलने में, उतना तुम्हें बुरा लगेगा, लगेगा कि चीज़ें छूटती जा रही हैं। कभी बुरा बुरा सपना भी आया होगा लोगों को कि हमारी ट्रेन छूट गई, ट्रेन जा रही है, मेरे को किसी ने रोक के रखा है। वो कभी लगा है ऐसा? वो डर आया है पापा मम्मी छोड़ गए, वो वाला वो सपना सच होने लगेगा धीरे धीरे। तो ज़्यादा टाइम ना ले, मतलब 2-3 दिन में जब थोड़ा समझ में आए कि भाई हाँ कुछ चीज़ें जा रही हैं, और ये होगा कैसे, घर जाके पढ़ाई करके। वो अभी हो सकता है कि एक बार में नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी लग रहा होगा कि ठीक है चीज़ें सिंपल ही हैं, बट बाद में जब घर जाके सेल्फ स्टडी करेंगे तो मे बी आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें रिकॉल नहीं हो पा रही है। तो रिकॉल नहीं हो पा रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं डाउट है, तो वो डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं ऐसे। और ऑनलाइन डाउट सेशन के बारे में भी पता होगा, ओरिएंटेशन में आए थे सभी लोग, तो बताया है कि रात को मतलब 7 PM से रात को 2 AM तक ऑनलाइन डाउट्स का भी आपके ऐप पे फीचर अवेलेबल है, वहाँ पे भी अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं, पता है सबको? तो उसका भी यूज़ करें। और बाकी यहाँ आते हैं तो यहाँ पे भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, आपका नहीं मिला अभी? तुम्हें मिल गया है, ओके। तुम्हें नहीं मिला अभी तो नीचे यहाँ पे बात कर लो मैनेजमेंट में। अभी अगर कुछ डिले हो रहा है तो क्यों हो रहा है एक बार पूछ लेना, वो बता देंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन देख लो। मैं बता रहा हूँ यहाँ क्या किया था हमने। हमने इसको एक्सपैंड किया, ये क्यूबिक मिल गए, और x बोला था 0 से पाए, बट यहाँ x नहीं, हमें जरूरत है कोसेक x फंक्शन की। तो कोसेक x का, तो x से कोसेक x के रेंज पे के उसके इंटरवल पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसके लिए मैंने ग्राफ यूज किया। ग्राफ इज वेरी गुड, वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। ठीक है, तो x 0 से पाई है, तो करस्पॉन्डिंगली कोसेक x की मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वो इन्फिनिटी जा रहा है, दोनों तरफ से जा रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम इन्फिनिटी और 1 से इन्फिनिटी के बीच में सारे रियल नंबर्स हमको मिल रहे हैं, इरेशनल रैशनल सब मिल रहे हैं। तो ये हमको समझ में आ गया। अब मैंने इसको क्या किया, इसको t मान लिया। 4t³ - 3, 4t³ - 3t, ये हमारी नई क्यूबिक बन गई, और t का रेंज 1 से इन्फिनिटी, वही कोसेक x। ठीक है, अब इस क्यूबिक का रेंज निकालना है। ये एक पॉलिनोमियल बन चुका है, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। अब इस पॉलिनोमियल का रेंज निकालना है। इस वेरिएबल का हमें रेंज गिवन है 1 से इन्फिनिटी। तो मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि क्यूबिक है वो अपने आप टर्न करता है उसका ग्राफ, तो मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम अलग अलग आ सकता है, तो इसलिए मैंने इसका भी ग्राफ बनाने का सोचा। ठीक है, तो बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं लगी, बहुत इजीली फैक्टराइज हो रहा है, 3 फैक्टर्स मिले। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाया, एक और नया पॉइंट ऐड कर देता हूं। मान लो तुमने t को इन्फिनिटी रखा तो इन्फिनिटी जाएगा, इसलिए t को इन्फिनिटी रखने पे ग्राफ इन्फिनिटी जा रहा है। और अगर मैंने t को -इन्फिनिटी रखा तो -इन्फिनिटी का क्यूब -इन्फिनिटी, माइनस साइन जिंदा रहेगा, तो t की वैल्यू -इन्फिनिटी जाने में ग्राफ -इन्फिनिटी जा रहा है, इसलिए मैंने ऐसे फटाफट से बना दिया, स्पीड से बना दिया। बट अगर लीडिंग कोएफिशिएंट मान लो यहां -4 होता तो चीजें बदल जाती। हाँ, उल्टा ऐसे हो जाता कि t को जब इन्फिनिटी रख रहे हैं तो इन्फिनिटी का क्यूब तो बड़ा नंबर हो गया, लेकिन बाहर एक नेगेटिव नंबर के मल्टीप्लाई होने से नेगेटिव, तो t के प्लस इन्फिनिटी जाने पे ग्राफ -इन्फिनिटी जाता। तो मैं क्या करता, तब इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे कट करता हुआ ग्राफ ऐसे बनाता। ठीक है, तो ये मैंने बोला नहीं, बट अब एक्सप्लेन कर रहा हूं।
मेरे दिमाग में था पॉजिटिव है, हाँ ठीक है, नीचे से आएगा और ऊपर चला जाएगा, कि नेगेटिव के लिए नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव था। ठीक है, तो ये नॉलेज थी, और ये पता था कि ये अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहाँ कहाँ कट करेगा, 0, -√3/2 और √3/2। तो इन 3 पॉइंट पे मैंने कट करते हुए ग्राफ को बनाया। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें रेंज है 1 से इन्फिनिटी, तो √3/2 की वैल्यू अभी बताया था, हाँ जी, जिसकी वैल्यू है 0.85 अप्रॉक्स, तो 1 उससे बड़ा होगा, तो 1 हमने इसके कहीं यहां बनाना है, तो हमारा रेंज क्या आ रहा है, जो 1 पे वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो मैंने जब 1 रखा तो 4 इंटू 1³ माइनस 3 इंटू 1, 4 माइनस 3, 1 आ गया। तो मेरा डोमेन क्या था, 1 से इन्फिनिटी, तो रेंज क्या हो गया, 1 से इन्फिनिटी। तो हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट g ऑफ t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से बड़ा है, और आई थिंक यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में। हाँ जी, कौन से चैप्टर में? फंक्शंस चैप्टर। देखो, डोमेन की बातें की, रेंज की बातें की, और रूट्स की बातें की, काफ़ी कुछ चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, जैसे हमने रूट्स जीरोस के बारे में क्लास 9-10 से बात कर रहे हैं। बेसिक फंक्शन के ग्राफ्स, जैसे अभी मैंने कोसेक एक्स का बनाया, तो बेसिक ग्राफ्स आपको याद होने चाहिए। एक होमवर्क सब लोग लेते हुए जाएं, अब तो सीधा नेक्स्ट वीक मिलेंगे, लिख लो अपने कहीं नोटबुक में, सारे ग्राफ आपको आने चाहिए। क्लास 11 की एनसीईआरटी से सारे ग्राफ समझ के आ जाएं, ट्रिग्नोमेट्री हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, लॉग एक्स, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ए 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा, दोनों में ग्राफ बनते हैं, दोनों के अलग 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 ग्राफ होते हैं। लॉग एक्स का ग्राफ, लॉग एक्स टू द बेस ए 1 से छोटा अलग ग्राफ, लॉग एक्स टू द बेस ए 1 से बड़ा अलग ग्राफ। ये सारे ग्राफ आपको देख के आने हैं, देख के क्या, इस कॉपी में बना के लाने हैं, बना के ला सकते हैं। होमवर्क लिख लो, और मेरे को नेक्स्ट क्लास में फिर मैं देखूंगा, मैं पूछूंगा। नहीं, फाइनल आंसर ये है ना, रेंज, फंक्शन का रेंज। फिर से बोल देता हूं, ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, सिग्नम एक्स, लिखते जाओ, जो जो भूल, नहीं तो भूल जाओगे। होमवर्क करके लिख लें अपने नोटबुक में, होमवर्क। और देखो, मैं भी यहाँ लिख देता हूँ, तुम लोग, नहीं तो कुछ लोग धोखा दे दोगे, याद भी नहीं दिलाओगे मुझे। हाँ, लेकिन हम वीडियो इतना लोग देखते नहीं ना। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगो फंक्शंस, जैसे कि y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, हाँ मॉड्यूलस सही है। एक सिग्नम भी लिख देते हैं, सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल। देखो, लॉग में 2 ग्राफ बना के लाने हैं, व्हेन बेस इज बिटवीन 0 and 1 and when base is greater than 1. सेम थिंग गोज फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें भी जब बेस 0 से 1 के बीच में है और बेस 1 से बड़ा है, ये इसके सब डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं। हाँ, कॉपी में बना के लेंगे।
और एक लास्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट, एक ग्राफ मतलब एक ही कार्टेशियन प्लेन में 3 ग्राफ बनाने हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो एक ही कार्टेशियन प्लेन में ये तीनों ग्राफ बनाने हैं, कहाँ मीट करेंगे, कहाँ कहाँ एक से ज़्यादा मल्टीपल पॉइंट्स में मीट करेंगे, ये तीनों बना के देखना है। नहीं बनेगा कोई बात नहीं, जो भी बनेगा बना के लाना, फिर मैं ये एक्सप्लेन भी कर दूंगा लास्ट वाला, स्पेशली लास्ट वाला। जनरल मतलब नेचर, जैसे कि कोसेक एक्स का मैंने बनाया था। साइन एक्स क्या होता है? वेव, सबको पता है साइन एक्स का ग्राफ जीरो मतलब वेव होता है। तो ऐसा बनाएंगे कि दिखना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई पे कट कर रहा है। उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो 1 है कहाँ कहाँ आएगी? पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, और मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2। तो वो 2-3 वैल्यूज दिखनी चाहिए कि मैक्सिमम वैल्यू 1 1 कहाँ आ रही है, कम से कम 2 दिखा दो, पाई बाय 2 एंड 5 पाई बाय 2, और मिनिमम वैल्यू -1, 3 पाई बाय 2 और 7 पाई बाय 2। थोड़ा सा नेगेटिव में भी दिखा सकते हो। माइनस पाई बाय 2 पे -1 होता है। साइन एक्स का ग्राफ ओरिजिन के बाद लेफ्ट साइड विजुलाइज करें तो -1 होता है। तो थोड़ा बहुत एक रफ बनाएंगे, 2 पाई या पाई, -पाई से 2 पाई के बीच में बना सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा सब बनाएंगे, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सारे ट्रिग्नोमेट्री के बन जाएंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो दिखाएंगे कि 0 से 1 क्या हो रहा है, 1 से 2 क्या हो रहा है, 2 से 3, थोड़ा सा नेगेटिव में -1 से -0, -2 से -1। तो हाँ, तो वो बना के लाना है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं, कहाँ पे क्लोज सर्कल आएगा, कहाँ ओपन, वो ध्यान रखना है। फ्रैक्शनल में भी सेम, एंड सिग्नम तो सिंपल होता है, मॉडुलस ये सब भी लॉग में ग्राफ बनता है। तो ग्राफ बनता बहुत सिंपल है, एक केस में इंक्रीजिंग बनता है, एक में डिक्रीजिंग। किस में बनता है वो तुम सोचना आराम से। बेस 1 से बड़ा 1 से छोटा, एक में इंक्रीजिंग एक में डिक्रीजिंग, बस इतना सा डिफरेंस होता है। एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा या वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वो पॉइंट्स हाईलाइट करें बस, और ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी को मान के चले अपना रिवीजन होगा। चलो अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आते हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक डिटर्मिनेंट है और इक्वल टू दिस बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 डिग्री इक्वेशन। इसको एक्सपैंड करेंगे तो दिख रहा है कि x की पावर 4 ही आएगा। क्या ऐसा लग रहा है x की पावर 5 भी आने वाला है? नहीं आएगा। दिख रहा है कि x स्क्वायर है, और जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक -x² बनेगा जो कोफैक्टर में आएगा, और वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4 ही जाएगा, है ना। तो x एक जनरल हमने 4 डिग्री इक्वेशन लिखी हुई है, और पूछा है कि t की वैल्यू बताओ, ये t जो कांस्टेंट है। मुझे लगता है कि पहले x की पावर 4 का कोएफिशिएंट, मतलब मुझे कोई पहले बता सकता है कि p कितना आएगा? p मेरे को लगता है इजी है, वो चेक करना। अगर मैं एक्सपैंड करूंगा तो x की पावर 4 आ कहां से रहा है? मुझे दिख रहा है एक ही जगह से आ रहा है, पहले वाले टर्म से। जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो x² + 3x मल्टीप्लाई होगा इनसे, 2 - x × 3x माइनस x + 4 × x - 3। और हाँ, एक्सपेंशन में और भी टर्म्स होंगे, बट मैं सिर्फ इतना ही करूंगा। मुझे पता है आगे से नहीं आने वाला, आगे से x³ बनेगा, x² बनेगा, x की पावर 1 और कांस्टेंट भी बनेगा, लेकिन x की पावर 4 तो यहीं से आएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -3x², इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x², तो ये भी -x², तो -4x², और ये किससे मल्टीप्लाई होगा? बाहर के x² से। तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से -4x² बन रहा है। तो ये क्या आ गया? ये p आ गया। ये समझ में आ रहा है? ये तो सिंपल है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। ये तो इजी था कि एक ही टर्म आ रहा है, कैलकुलेट कर लिया। अब बोलूंगा x³ निकालना है,
तो वो मल्टीपल जगह से आ रहा है कि एक तो यहां से एक्स स्क्वायर जब एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो भी एक्स क्यूब बनेगा, और जब ये एक्स अंदर से बनने वाले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो भी बनेगा, और इसके अलावा और भी तो टर्म्स बनेंगे एक्सपेंशन के। तो वो चैलेंजिंग है, तो मैं एक्स क्यूब का नहीं पूछ रहा, ना एक्स क्यूब ना एक्स क्यूब ना एक्स स्क्वायर ना एक्स, मैं तो पूछ रहा हूं टी बताओ। और मैं हिंट दे रहा हूं, अब मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ और ट्रिक सोचो। मल्टीप्लाई तो मैंने कर दिया कि ये किया जा सकता है, और बताओ कि क्या करें कि हमें आंसर मिल जाए। क्या टी निकालने का कोई डायरेक्ट तरीका है? डायरेक्ट तरीका है या पूरे डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना ही पड़ेगा? प्लीज थिंक अबाउट इट। एक्सपैंड, अच्छा मतलब मल्टीप्लाई करके देखें या एक्सपैंड करके? नहीं, और भी कोई सिंपल तरीका है? और भी कोई सिंपल तरीका है? आपको स्लाइड का पता है? स्लाइड कॉपी कैसे करेंगे आगे? देखो होता है। इसी को कॉपी करना। हाँ जी, तो ये एक तरीका है। ये तो समझ में आ गया ना? ये मैं रब कर रहा हूँ फिर, क्योंकि कि ये तो चलो मल्टीप्लाई करने का हो गया, इस क्वेश्चन का मकसद लेकिन कुछ और है। हमें बोला है टी निकालना है, एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। पुट x इज इक्वल टू 0। ये है क्या? इसी का तो ये एक्सपेंशन है। बेसिकली ये एक आइडेंटिटी है, अगर मैं x को 0 रख दूंगा तो t बचेगा, और वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ x है ना, और यहां से जो भी वैल्यू आएगी वो t के ही तो इक्वल है। बताओ, ये बात समझ में आती है? कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है? अच्छा, तो व्हाट वी आर सेइंग कि दिस इज एन आइडेंटिटी, बोल रहा है कि इसका एक्सपेंशन ये है, LHS इज इक्वल टू RHS ऑलवेज। कुछ भी रख सकते हैं ना हम। अच्छा, और कोई एग्जाम्पल से समझना, चलो एक छोटी सी इक्वेशन लेते हैं। T0 आ रहा है, अच्छा लो पहले निकाल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या कितना सिंपल सी बात है। कर सकते हैं, x की कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने ये इसलिए रखा क्योंकि सब खत्म हो जाए और हमको t मिले, हमको t ही चाहिए था बस इसीलिए। तो एक बार एक्सपैंड करके आंसर निकालते हैं, तो करेंगे यहाँ पे 0 और +1 इंटू 1 का क्या है यहाँ पे 0 -9, ठीक है, और +3 टाइम्स, 3 टाइम्स क्या आएगा 4 + 6 -9, 6 + 4 10 + 10 3 30, कितना आया 21 आया। ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक है, नहीं वो तो p की वैल्यू, मैंने बोला अगर क्वेश्चन में p पूछा होता तो कैसे निकालते, तो तब तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसको भी एक्स्ट्रा करके लिख सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे जो सब्स्टिट्यूशंस हैं 11th क्लास की काफ़ी चैप्टर्स में वैसे होता है यूज, जैसे कि बायनोमियल थ्योरम में होता है, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर की पूछ लिया कि x² - 4x + 3 की पावर 10 के एक्सपेंशन में हमें x की पावर 30 का कोएफिशिएंट निकालना है, तो कैसे करेंगे, तो वहाँ ये थोड़ा आइडिया डेवलप होता है। तो ये सब चीज़ें अभी इनडायरेक्टली तुम यहाँ क्वेश्चंस के थ्रू सीखो। वो चैप्टर या बायनोमियल एक्सपेंशन तो हम पढ़ सकते हैं,
वो एक अलग एस्पेक्ट है, लेकिन जो आइडिया है वो सिमिलर है। तो ये चीज़ को समझें कि ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हमेशा है। एक्स की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। अगर अब कोई पूछ रहा है कि इसमें हम कुछ और क्यों नहीं रखते, मान लो तुमने एक्स को 1 रख दिया, तब क्या मिलेगा? पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी इक्वल टू डिटर्मिनेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो क्या हमें सारे वेरिएबल्स का सम पूछा था? नहीं, 1 रखा था, और 2 रखोगे तो कुछ अलग ही एक्सप्रेशन मिलेगा। वो सब निकालना है हमें, तो टी निकालना है। तो 0 रखा, टी बचा, टी इक्वल टू वॉट एवर डिटर्मिनेंट यू आर गेटिंग, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इंटरेस्टिंग था। क्या हो गया सर? टाइम ठीक है, थोड़ा सा टाइम हमारे पास और है। चलो, वैसे तो प्रॉपर्टीज हैं आगे, और हाँ कोई क्वेश्चन है अभी तो बता सकते हैं। कोई क्वेश्चंस अब तक? क्वेश्चंस अब तक ये जितने हमने किए कैसे लगे हैं? पहला वाला क्वेश्चन, ग्राफ वाला थोड़ा सा टफ हो गया। इजी इजी था वो, देखा जाए तो। जे मीन्स का थोड़ा सा टफ लेवल बोल सकते हैं उसको हम लोग। हाँ, और कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे यहाँ पे, और किसी का? वैसे जो लास्ट में बैठे हैं उनके लिए एडवाइस है, यहाँ पे सीट्स खाली हैं तो थोड़ा आगे बैठेंगे और अच्छा दिखेगा। नेक्स्ट टाइम से थोड़ा आगे ही बैठे। थैंक यू की स्लाइड तो बहुत आगे है, लास्ट में। अभी स्लाइड लगाऊं कैसे मैं बीच में? थैंक यू की स्लाइड बीच में कैसे लगाऊं मैं? इसके नेक्स्ट लगानी है मुझे, वो आता नहीं है मुझे। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बताएं भाई, कोई और कोई क्वेश्चन? नहीं, तो मेरा तो क्वेश्चन रह गया एक। मैं चाह रहा था इसको भी करते, और कोई क्वेश्चंस नहीं है लोगों के पास? सब क्लियर? बहुत हैरानी की बात है। हाँ, मैं देख रहा हूँ अगर इसमें हम लोग कर सकते हैं अभी। देखो, ये सब नए नए बोर्ड इंस्टॉल हुए हैं तो थोड़ा बहुत नए नए इसमें चैलेंजेस हैं। तो टाइम का सदुपयोग करें। कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं, बाकी फिर अपना टाइम तो हो ही गया है। लास्ट के 5 मिनट में यूज़ कर सकता हूँ कि इसको हम ऑल्टरनेटिवली करें। तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो ये कुछ लोग बोले थे इसको अलग तरीके से करें बिना ग्राफ के। यस, इट कैन बी डन। करें लास्ट। चलो, तो हम लोगों ने इसका एक्सपेंशन किया था
एक काम करते हैं, सबसे पहले ये 1 हम इधर ले आते हैं, 1 को इधर ले आएंगे। सो बेसिकली मैं फंक्शन किसको ले रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ कोसेक एक्स 1 0 1 2 टाइम्स कोसेक एक्स 1 0 1 2 कोसेक एक्स और -1। अब हमें प्रूफ क्या करना है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये चीज 1 से हमेशा सॉरी 0 से हमेशा बड़ी हो। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो अब एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन तो बहुत सिंपल था, अबाउट द फर्स्ट रो। तो कोसेक एक्स का टर्म, कोसेक एक्स का टर्म तो 4 कोसेक स्क्वायर एक्स -1, 4 कोसेक स्क्वायर एक्स -1, 1 का आएगा, 1 का 2 कोसेक एक्स -0, 2 कोसेक एक्स -0 और लास्ट में एक टर्म 0 है और ये -1 एक्स्ट्रा आ गया, थोड़ा सा एक्सप्रेशन अपने लिए बदल गया। तो 4 कोसेक क्यूब एक्स माइनस कोसेक एक्स और यहां से -2 कोसेक एक्स, डायरेक्टली ये लिख दें, -3 कोसेक एक्स और लास्ट में -1। तो अब अपना क्वेश्चन था कि ये फैक्टराइज हो सकता है, अब दिख रहा है हो सकता है कि कोसेक एक्स को 1 रखा तो ये 4 और यहां से -3 -1 -4, -4 + 4 0। तो कोसेक एक्स इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो वी कैन से बाय ऑब्जर्वेशन कोसेक एक्स इज इक्वल टू 1 इज अ रूट। तो हम फैक्टराइज करना चाह रहे हैं, दोबारा लिखते हैं क्यूबिक को, 4 कोसेक क्यूब एक्स -3 कोसेक एक्स -1। अब फैक्टराइज कैसे होगा, एक फैक्टर क्या है हमारा, कोसेक एक्स -1, अरे 1 तो रूट है, फैक्टर थ्योरम सही से यूज करो, देखो बेसिक्स के साथ नहीं खेलना है, खेलना है लेकिन सही तरीके से खेलना है। तो कोसेक एक्स इक्वल टू 1 रूट है, फैक्टर क्या हुआ, कोसेक एक्स -1। तो फैक्टराइज करने का क्या तरीका है, एक मेरा तरीका सीख लो। तुम लोग शायद सोच रहे हो कि लॉन्ग डिवीजन करना है, कि कोसेक एक्स -1 हमारा डिवाइजर है, ये डिविडेंट है, तो लॉन्ग डिवीजन से करो, क्वोशिएंट आ जाएगा, रिमाइंडर तो 0 ही आना है। एक फैक्टर कोसेक एक्स -1 है, आई एम आस्किंग कि दूसरा फैक्टर क्या है इस क्यूबिक का। तो वो निकालने का एक तरीका सिखा रहा हूं, देखो कैसे करेंगे। क्योंकि ये क्यूबिक है, इस फैक्टर को 3 बार लिखो, कितनी बार, 3 बार। अब ऑटोमेटिकली होगा, अब ध्यान देना सभी लोग, बड़ा ही अच्छा ये टेक्निक है फैक्टराइज करने का, बहुत बार काम आने वाला है। कोसेक एक्स हमें क्या चाहिए, 4 कोसेक क्यूब एक्स, तो किसी से मल्टीप्लाई करूं, 4 टाइम्स कोसेक स्क्वायर एक्स से, तो इससे ये बनेगा, और साथ में फोकट में क्या बन गया, -4 कोसेक स्क्वायर एक्स, यहां पे क्या है 0 कोसेक स्क्वायर एक्स, -4 कोसेक स्क्वायर एक्स बन गया, क्या ऐड करें, +4 कोसेक स्क्वायर एक्स, 0 हो जाएगा, प्लस कोसेक 4 कोसेक स्क्वायर एक्स तो -4 कोसेक स्क्वायर एक्स, 0 हो जाएगा। लास्ट बेंच, बस 2 मिनट रह गया, नींद से उठ जाओ। हाँ, और अब क्या बना, एक और -4 कोसेक एक्स, क्या चाहिए था, -3 कोसेक एक्स चाहिए था, तो +1 कोसेक एक्स करेंगे, तो +1 कोसेक एक्स, और ये लास्ट में क्या बना, वो तो मैच करना ही था। तो 2 फैक्टर क्या बने, एक तो बन गया कोसेक एक्स -1 एंड 4 कोसेक, ये क्या कर रहे हैं, अब ये फैक्टर कॉमन ले रहे हैं, तो बचा 4 कोस्क्वायर एक्स प्लस 4 कोसेक एक्स +1। ठीक है, और ये देखो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 2 कोसेक एक्स, ये 3 टर्म यहां से आए, 4 कोसेक एक्स स्क्वायर, 4 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोसेक एक्स +1, ये यहां लिखा है, ये फैक्टर हमने कॉमन करके यहां लिखा है बाहर। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स आ गए। अब हमको पता है कि ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर बना है, ये तो पॉजिटिव है, और हमें पता है कोसेक एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये भी तो हमको लिखने की जरूरत नहीं है, तो एज इतना लिख देते हैं कि x 0 से पाए जा रहा है, तो कोसेक एक्स 1 से इन्फिनिटी जाएगा,
1 पे क्लोज ब्रैकेट आया क्योंकि 1 आता है π/2 में, π/2 इंक्लूडेड है इंटरवल के अंदर, तो क्लोज ब्रैकेट ही आएगा। तो वो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, तो ये 1 से बड़ा ही होगा, 1 या 1 से बड़ा, तो ये 0 या 0 से बड़ा। तो क्या प्रूव हो गया कि fx या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, लेस देन 0 हो ही नहीं सकता। ये सही है। सो दिस इज योर व्हाट यू कैन से ऑल्टरनेट सॉल्यूशन। हाँ, तो दोनों तरीके सीख लिया ना। अब एग्जाम में क्या काम करेगा, किस रास्ते जाके हम फंसेंगे तो नहीं पता ना, तो दोनों मेथड हो गया। होमवर्क अपना याद रखें, ग्राफ सभी लोग बना के आएंगे, घर जाके कॉपी खोलते हैं कि नहीं मुझे पता चल जाएगा। कोई बोला हम भूल गए तो मतलब मेरे को समझ में आ रहेगा कि कोई पढ़ाई नहीं करता। तो कॉपी खोलेंगे, अपना ग्राफ बनाएंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर्टीज से। ओके, चलो, थैंक यू, बाय बाय।